एप्पल एक कड़वी हकीकत के साथ जाग रहा है। सीसीपी के पास अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी पर पूरा नियंत्रण है और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। देखिए, कई चेतावनियों के बाद एप्पल ने अपनी उत्पादन लाइनों को चीन के बाहर शिफ्ट करने की कोशिश की और ऐसा करने के लिए वह अपने उपकरण और इंजीनियरों को दूसरी देशों में भेजकर फैक्ट्री स्थापित करना चाहता था। एप्पल ने चीन में भी ऐसे ही शुरुआत की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से एप्पल के उपकरण और इंजीनियर चीन गए और वहां फैक्ट्रियां शुरू की, लेकिन सीसीपी के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। चीन चाहता है कि कंपनियां आएं, लेकिन वह कभी नहीं चाहता कि वे जाएं, और एप्पल ने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी। कुछ ही महीने पहले जब उसने चीन से बाहर जाने की योजना की घोषणा की थी, सीसीपी ने एप्पल के उपकरणों को बाहर भेजने से रोक दिया और उसने एप्पल के कर्मचारियों के देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यही वह समय था जब टिम कुक को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने यह सब अपनी मर्जी से किया था। यह जानने के लिए कि सीसीपी ने एप्पल पर कैसे नियंत्रण पाया, मैंने नई किताब एप्पल इन चाइना के लेखक पैट्रिक मैगी से बात करने का फैसला किया। कैसे हैं आप सब? आज मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक मैगी हैं। वह एक पत्रकार हैं और मेरी पसंदीदा किताबों में से एक एप्पल इन चाइना के लेखक हैं, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। जब मुझे ये किताब मिली तो ये सच में बहुत चौंकाने वाली थी। हम पिछले 5 सालों से चैनल पर ये सब कवर कर रहे हैं। आपकी किताब हमारे पास मौजूद सबूतों से कहीं ज्यादा सबूत देती है। अमेरिकी कंपनियों, खासकर एप्पल ने चीन को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जब आपने ये कहा तो कई लोग हैरान रह गए। लोग मानते हैं चीन ने एप्पल को बनाया, लेकिन एप्पल ने भी चीन को बनाया। शायद आप इस पर थोड़ा बता सकते हैं। हाँ, ये कहना थोड़ा अजीब है और मैं ये समझता हूँ। ओह, लंबा जवाब देना मुश्किल है क्योंकि मुझे छोटे जवाब पसंद नहीं। सही कहा। छोटा जवाब देना आसान है क्योंकि मैं चीजें सरल बना रहा हूँ, इसलिए उसका मजाक भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे छोटा जवाब जो मैं दे सकता हूँ वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स कैसे डिजाइन करता है, तो आप समझ जाएंगे कि उन्हें एक अलग तरीके से बनाना पड़ता है। 1990 के दशक के अंत के पीसी बहुत उबाऊ डिजाइन किए जाते थे। अगर आप पैनल उल्टा या पीछे लगा दें तब भी वो फिट हो जाता था। यही उस डिजाइन का हिस्सा था, है ना? इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी गलती न कर सके जब आप इसे बनाते हैं। एप्पल उत्पादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलती से बचाने वाला हो। एप्पल आखिरकार चीन गया। ये प्रक्रिया 1996 से 2003 तक लगभग 7 साल चली। वे गुणवत्ता के पीछे भाग रहे हैं, वे लागत के पीछे नहीं भाग रहे। बाकी सभी लोग चीन में लागत की वजह से हैं। लेकिन एप्पल कंप्यूटरों के डिजाइन करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है और इसी वजह से वे उनके बनने के तरीके को भी बदल रहे हैं। वे मानते हैं कि कम मजदूरी और श्रमिकों की उपलब्धता सिर्फ लागत व मुनाफे के लिए मददगार नहीं होती। यह आपको अनलिमिटेड डिजाइन की संभावनाएं देता है, जिससे आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसा कि जॉनी आइव और स्टीव जॉब्स सही समझें। फुटबॉल मैदान जैसे बड़े कारखानों में कन्वेयर बेल्ट प्रोडक्शन लाइन पर काम करने वाले मजदूर ऐसे उत्पादन और निर्माण तरीके खोज सकते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसी तरह आपको पहला आईपॉड मिलता है, फिर उसका छोटा वर्जन मिनी, और फिर और भी छोटा बनाकर आईफोन तैयार किया जाता है। माफ कीजिए, आईपॉड में ही, लेकिन हाँ, फिर उसके बाद आईफोन में। सही है, आईफोन जितना पहला जनरेशन फोन है उतना ही छठी जनरेशन का आईपॉड भी है। और डिजाइन में जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं वो तो बुनियादी हैं ही। और जो कहानी है, मेरा किताब उसमें यह योगदान देती है कि ऑपरेशनल बदलाव भी उतने ही बुनियादी हैं। कुछ अजीब और समझने में मुश्किल कारणों से हमने उन्हें नजरअंदाज किया है। हाँ, और मुझे लगता है कि आपकी किताब उस चीज को मापती है जिसे मैं काफी समय से कह रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं। 2017 में टिम कुक मंच पर थे और उनसे पूछा गया एप्पल चीन में क्यों है, और उन्होंने मूल रूप से यह जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका सस्ते श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका सब कुछ इंजीनियरों से जुड़ा है। चीन में कई इंजीनियर होने के कारण ही एप्पल वहां है। और उस तरह के बयान के बारे में मेरी सोच ये थी कि अगर मेरी कोई कंपनी है जो चीन में कम लागत का फायदा उठा रही है, तो मैं कभी भी सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ये सब दूसरी बातें हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपकी किताब में वही लिखा है जो टिम कुक ने कहा था। यही अच्छी बात है, जैसे एक शानदार आदमी के बारे में। इसमें कुछ सच्चाई है। चीन के पास बहुत सारे इंजीनियर हैं, लेकिन एप्पल ने उसे संभव बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सही कहा। जवाब देने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें।
यह वाकई हमारी बहुत मदद करता है सीसीपी बॉट्स से लड़ने में, जो किसी भी ऐसे वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं जो उनकी आलोचना करता है। कम्युनिस्ट सरकार की। अब जवाब पर आते हैं। हाँ, मैं टिम कुक की उस बात से सहमत हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 में चीन सबसे सस्ता श्रम वाला देश नहीं था। मेरा मतलब है, अगर आप सिर्फ सस्ते श्रम चाहते तो और भी जगहें हैं जहां जा सकते थे। चीन में श्रम दरें काफी बढ़ने की असली वजह कौशल विकास था। वो ये नहीं बताते कि असल में शिक्षक एप्पल था, है ना? तो एप्पल की मैंने चीन के एक वोकेशनल स्कूल से तुलना की है। मेरा मतलब है, आप सोचिए हर साल कितने बच्चे हार्वर्ड जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 10,000 होते हैं। सही है, मेरी यूनिवर्सिटी में तो 10,000 थे, हार्वर्ड में तो कुछ हजार ही होते हैं, और फिर भी उनका इतना बड़ा प्रभाव है। एप्पल ने 2008 से 3 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी है। कई लोग प्रोडक्शन लाइन, असेंबली प्रोसेस या किसी सप्लायर के लिए काम कर चुके हैं और एप्पल के साथ मिलकर भी काम किया है। और जब एप्पल लागत के बजाय क्वालिटी के पीछे जाता है तो इसका बहुत बड़ा दूसरा और तीसरा असर होता है। उस फैसले का असर यह हुआ कि चीन में पूरी इंजीनियरों की टीम को ट्रेनिंग देनी पड़ी, क्योंकि 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में चीन के पास एप्पल की मांग वाली तकनीकी क्षमता नहीं थी। तो जो फैसला लिया जाता है वह यह है कि हम वर्कफोर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वे हमारी मांग को पूरा कर सकें। यह फैसला तब हुआ जब एप्पल छोटी कंपनी थी। 96, 97 और 2000 में वे लगभग दिवालिया हो गए थे। ये वो साल थे जब वे पहली बार आउटसोर्सर्स के साथ रणनीतिक रूप से प्रयोग कर रहे थे, और यही उनके सफल होने की नींव रखता है। लेकिन असली असर तब दिखता है जब आईफोन आते हैं और 5-6 साल के अंदर वे सालाना 5 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन हो जाते हैं और फिर आखिरकार 230 मिलियन सालाना तक पहुंच जाते हैं। और अगर आप उस परफेक्शनिस्ट दोषों के लिए बिल्कुल भी सहनशीलता न रखने वाली संस्कृति को समझते हैं जिसके लिए एप्पल मशहूर है, और आप उस संस्कृति को सैकड़ों फैक्ट्रियों में चीन में लागू कर देते हैं, उस स्तर पर निर्माण करना जिसकी जरूरत है हर साल 1/4 अरब यानी 25 करोड़ आईफोन बनाने के लिए, तब आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा काम है। ठीक है, उन्हें सब बदलना और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। 101 से लेकर अनगिनत फैक्ट्रियों तक, जिनमें से हर एक में हजारों हजार कर्मचारी काम करते हैं। जंगझो में ही आईफोन सिटी में 4 लाख कर्मचारी हैं। इसका प्रभाव वाकई राष्ट्र निर्माण जैसा है। मेरा मतलब है, यह सुनने में एक पागलपन भरा दावा लगता है, लेकिन यह 400 पन्नों में फैली एक धीमी बहस है। अभी तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने पूरी किताब पढ़कर कहा हो कि आंकड़े समझ नहीं आते। और हाँ, ये सच में पागलपन भरा दावा है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग नहीं समझते कि एप्पल कितना बड़ा है, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले देखा था, एप्पल की वैल्यू $229 ट्रिलियन है। लोग बिलियन को भी समझ नहीं पाते। एप्पल का मार्केट कैप यूनाइटेड किंगडम की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बड़ा है, इसलिए ये बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने कुछ दिलचस्प कहानियां देखी क्योंकि दर्शकों को ये पसंद आता है। एप्पल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख एयरलाइनों के साथ मिलकर ऐसे रूट बनाए जिन्हें हर दिन सिर्फ एप्पल के कर्मचारी ही इस्तेमाल करते थे। कई सालों तक, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं कितने साल, वे हर साल लगभग $200 मिलियन सिर्फ एयरलाइन फीस पे खर्च कर रहे थे। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे तुम्हें वो कहानी बताने दो क्योंकि वो काफी मजेदार है। तो लोग गिनते थे कि स्टीव जॉब्स ने सीईओ रहते कितनी इंडस्ट्रीज बदली थी, है ना? और आप कुछ ऐसा ही टिम कुक के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अब उन्होंने नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस और ऐसी चीजों में कदम रखा है, तो आप टीवी वगैरह को भी इसमें जोड़ सकते हैं या जो भी। और मुझे लगता है कि एयरलाइंस भी एक ऐसी चीज है जिसे आप इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो 2014 और 2016 में एप्पल इतने ज्यादा इंजीनियर्स को चीन भेज रहा था कि उन्हें यूनाइटेड एयरलाइंस को यह मनाना पड़ा कि वे चेंगडू और हांगजो जैसी जगहों के लिए उड़ान शुरू करें जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। लेकिन एप्पल को इतनी ज्यादा सीटों की जरूरत थी कि उन्होंने कहा, हमें चाहिए कि आप वहां हफ्ते में 3 बार उड़ान भरें, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी प्लेन खाली है या नहीं। हम इतनी फर्स्ट क्लास सीटें खरीदेंगे कि आप मुनाफे में रहेंगे। यूनाइटेड उन उड़ानों की शुरुआत होती है जो कि पागलपन है ना? मुझे पता है, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। आप इन कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक चौंक जाएंगे और शायद व्यक्तिगत रूप से भी इन कहानियों को पसंद करेंगे। जैसे मैं हर मेहमान से कहता हूं कि मैं उनसे बात करने के लिए उत्साहित हूं, जो कि सच है, लेकिन इस बार ऐसा है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। ये कहानियां इतनी दिलचस्प हैं कि मैं बहुत उत्साहित था। आगे बढ़िए। इससे मजेदार बात यह है कि मैं ऐसे लोगों से बात करता था जो गूगल के पिक्सेल या मोटोरोला में काम करते थे।
वे कहते थे कि कभी कभी वे चीन जाते थे। तो वे फर्स्ट क्लास में उड़ान भरते थे। जैसा कि आप जानते हैं, इस बड़ी कंपनी का हिस्सा होने के नाते और मूल रूप से वे ही एकमात्र मोटोरोला या गूगल कर्मचारी होते थे उस फ्लाइट में, और फर्स्ट क्लास में बाकी सब एप्पल के कर्मचारी थे, है ना। मेरा मतलब है, इस बिजनेस में सभी जानते हैं कि एप्पल जैसी बारीकी, समर्पण और चीन में जमीन पर आदमी घंटे कोई और नहीं लगाता। आप जानते हैं, आज चीन में हजारों लोग सिर्फ एप्पल के लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं, इसलिए उड़ानों की संख्या कुछ कम हो गई है। लेकिन बस समझने के लिए, जैसे हमारे डिजाइनों को लेना और उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना, लेकिन उस समय उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना, जब हम उस स्तर पर होते हैं जहां हमारे पास नियंत्रण बना रहता है। सही है। मैं एप्पल की तुलना उबर से करता हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सेवा है। एप्पल बिना फैक्ट्री या रियल एस्टेट के मालिक हुए दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बनने का तरीका खोजता है। लेकिन वे ऐसा सिर्फ सक्षम सप्लायर को स्पेसिफिकेशन भेजकर नहीं करते। वे क्षमता बनाते और उस पर निगरानी रखते हैं, और चीन में किसी दूसरी कंपनी के ऑपरेटर ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे एप्पल ने या तो खरीदा है या फिर किसी लोन प्रोग्राम के तहत उन्हें दी है, ताकि वे न सिर्फ अपनी समझी हुई क्षमताओं से आगे काम कर सकें, बल्कि अपनी असली क्षमताओं से भी आगे बढ़ सकें। 20-25 साल पहले चीनी कंपनियों के पास ऐसी मशीनों के पैसे नहीं थे, लेकिन एप्पल के पास थे। हाँ, और असल में मेरे पास उबर, एप्पल और चीन के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आशा है आपने वो कहानी नहीं सुनी, क्योंकि नई कहानियां सुनाना हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन दर्शकों के लिए उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसी को यूट्यूब रिटेंशन कहते हैं। हाँ, कहानियों की बात करें तो मैंने पॉडकास्ट से पहले इस पे बात की थी। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स ये कहानी कैसे सुनाते हैं? मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, आपको पता है? जेफ बेजोस ने इंटरनेट के आंकड़े देखे और सोचा इसमें शामिल होना जरूरी है। स्टीव जॉब्स का भी जिक्र है, इसी ने उन्हें अमेज़न की स्थापना की ओर प्रेरित किया। अगर मैं सही हूँ, मेरी रिसर्च के हिसाब से आपने इस किताब के लिए 2 साल रिसर्च की, सही है? और क्या था जिसने आपको यकीन दिलाया? जैसे, ओह, ये तो बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि अब जब आपने इसे पूरा कर लिया है तो ये वाकई में बहुत दिलचस्प है, लेकिन आपको इसकी शुरुआत करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया? तो ये कोई संख्या नहीं थी, संख्याएं बाद में आईं। ये एक तरह से मेरी अपनी अज्ञानता का शर्मिंदगी थी कि एप्पल अपने उत्पाद कैसे बनाता है। शुरुआत में जब मैंने लोगों को बताया कि मुझे इसमें रुचि है, तो वे अक्सर पूछते थे, तुम्हारा मतलब क्या है? एप्पल अपने उत्पाद चीन में बनाता है, ये सबको पता है। लेकिन जब आप सप्लायर्स के नाम या उनकी प्रक्रिया पूछते हैं तो वे जवाब नहीं देते। चीन ने ऐसा क्या दिया जो आप जानते हैं ताइवान या जापान ने नहीं दिया, या कुछ और देशों ने नहीं दिया, और किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये एक बातचीत से निकला जहां कोई समझा रहा था कि ताइवान का चिप निर्माता क्या कर रहा था और ये कितना मुश्किल था, क्योंकि कोविड प्रतिबंध थे। और मैंने कहा, सही है, लेकिन ये एक चिप डिजाइनर है ना? मतलब स्वभाव से ही ये फेबलेस है। ये चिप्स बनाते नहीं हैं, तो इन्हें ताइवान जाने की जरूरत क्यों है? अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है ये सवाल बहुत भोला था, क्योंकि चिप डिजाइन समझना वही बात समझना है। वो बिल्कुल फैक्ट्रियों में जाते हैं, वहां पर हाथ पकड़कर मदद करते हैं, और चिप डिजाइनरों के बीच एक तरह की समानता होती है। वो से आपका मतलब एप्पल है या कोई और? मैं नाम बताने से बच रहा हूं। तो मान लीजिए कोई ऐसा है जैसे एप्पल जो चिप्स डिजाइन करता है, क्वालकॉम जो चिप्स डिजाइन करता है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या माफ कीजिए एनवीडिया जो चिप्स डिजाइन करता है। सही है, वे खुद चिप्स नहीं बनाते। जिन चिप्स का मैंने जिक्र किया वे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाता है, लेकिन उन कंपनियों के लोग ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मदद करते हैं। मुझे ये पता नहीं था, और जब उस व्यक्ति ने देखा कि मुझे ये नहीं पता तो उसने कहा, ये बिल्कुल एप्पल की तरह है। मुझे याद है मैंने सोचा, एप्पल फैक्ट्रियों में जाता है, ये मेरे लिए नया था, जबकि मैं 3 साल से एप्पल रिपोर्टर था। इसीलिए खुद को शिक्षित करने के लिए मैंने सोचा, कौन सी किताबें हैं जो मैंने अब तक नहीं पढ़ी, कौन से मैगजीन आर्टिकल्स हैं जो मैंने नहीं पढ़े। जल्दी ही एहसास हुआ कि यह चीज़ आमतौर पर जानी पहचानी नहीं थी और इस पर लिखा भी नहीं गया था। और यही उस कहानी की प्रेरणा थी कि न सिर्फ हमें यह समझ नहीं आया था कि एप्पल चीन में किस तरह से सब कुछ बहुत ही बारीकी से नियंत्रित करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, लोगों को यह समझ नहीं आया था कि चीन जाने पर शुरुआती प्रोजेक्ट्स क्या थे। निश्चित रूप से उनका जो प्रभाव और असर था वह तो समझ में नहीं आया, लेकिन साथ ही लोग ऐसी बातें भी नहीं समझ पाए, और मैं भी ऐसी बातें नहीं समझ पाया। कैंडी कलर्ड आईमैक को कोरिया में एलजी द्वारा बनाया गया था, जो मजेदार बात है कि उस समय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी नहीं था। एप्पल इतनी ताकतवर थी
कि उन्होंने उन्हें एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बना दिया, जबकि वे तो बस एनालॉग मॉनिटर्स के सप्लायर थे। और फिर एलजी ने इन्हें मेक्सिको और वेल्स में बनाना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि एक एप्पल पहलू है जिसे मैं एक रिपोर्टर होते हुए भी नहीं समझ पा रहा हूं। अगर मैं नहीं समझ रहा तो बाकी भी नहीं समझेंगे। तो बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि अरे मैं वाकई में यह समझ सकता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। शुरुआत में यह एहसास हुआ कि 3 किताबों को एक में मिलाया जा सकता है, क्योंकि एप्पल के बारे में जिन 3 किताबों के बारे में नहीं लिखा गया था वे असल में एक ही हैं। कंपनी दिवालिया होने के करीब थी। फिर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कैसे बनी? मान लीजिए मैं इसे परिभाषित भी कर दूं, जैसे 2019 में $1 ट्रिलियन या फिर 2011 में स्टीव जॉब्स की मृत्यु के समय $350 बिलियन। जॉनी आइव, टिम कुक, स्टीव जॉब्स की जीवनी के अलावा ऐसा कोई मानक इतिहास नहीं है जो आपको 1996 से 2011 तक के 15 वर्षों के उत्पादों के संदर्भ में ले जाए। तो यह अजीब था, है ना? क्या आपको नहीं लगता कि इस विषय पर 5 से 6 किताबें होनी चाहिए थीं? यह अब तक एक घिसी पिटी बिजनेस स्कूल केस स्टडी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पहली किताब है। दूसरी किताब ये होनी चाहिए कि वो असल में अपने प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। आखिरकार ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अधिकतर लोगों के घर में कहीं ना कहीं हजारों डॉलर की एप्पल चीजें होती हैं। 70 के दशक के अंत में उन्होंने सब कुछ खुद बनाना शुरू किया था, 80-90 के दशक में भी, लेकिन अब वे सिर्फ ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। मेरा मतलब है सिर्फ यही अपने आप में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। उस पर सिर्फ एक किताब कहाँ है? बस उसी पर। वो वहां नहीं थी। तीसरी बात, बदलाव के बाद आखिरकार उन्हें चीन मिलता है, लेकिन चीन एक अधिनायकवादी देश है। शंघाई में बिना मजबूत राजनीतिक संबंधों के अच्छे कोने पर स्टोर नहीं खोल सकते। चीन में एप्पल के लिए काम करने वाले मुख्य खिलाड़ी कौन हैं जो राजनीतिक संबंध बनाते हैं? इसमें त्वरित लाभ और निवेश क्या हैं? आदि वो एक और किताब लिखने जैसा था, और इसलिए किताब का विचार कभी ये नहीं था कि क्यों न मैं जो पहले से लिखा गया है उसे लेकर उसमें बस कुछ शानदार लेखन जोड़ दूं। ये था क्यों न मैं 3 किताबों के बराबर उपन्यास सामग्री को एक ही किताब में समेट दूं, ताकि हर पेज पर नई जानकारी मिले। और इसलिए कुछ बातें जो वॉल्टर आइजैक्सन की जीवनी में लिखी गई हैं, मान लीजिए वो मेरी कहानी के लिए काफ़ी मददगार हैं। और मैं इससे बचता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि औसत एप्पल प्रेमी बार्न्स एंड नोबल में हो, सिर्फ कवर देखकर यह तय करे कि किताब को पलटना है, और किसी भी पेज पर जब वे पढ़ें तो उन्हें लगे मुझे नहीं पता ये क्या है, सही है। मैं चाहता था कि यह किताब इतनी भरी हुई हो, इतनी नई जानकारी से भरी हो। मैंने सोचा अगर वे पेज खोलें और मैं वही दोहरा रहा हूं जो वॉल्टर आइजैक्सन ने कहा, तो वे सोचेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मैंने अपने लिए जो चुनौती तय की थी वह यह थी कि किताब का लगभग हर पेज नई जानकारी से भरा हो। मैं पाठकों पर छोड़ता हूं कि उन्होंने यह पाया या नहीं, लेकिन मेरे अनुसार यह नई जानकारियों से भरी है। नहीं, ऐसा है। और ऊपर से जैसे हमारे दर्शकों को व्यापार और भू राजनीति पसंद है, ये उन दुर्लभ किताबों में से एक है जो दोनों के मेल को कवर करती है, खासकर चीन से संबंधित मामलों में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद है तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। और एक त्वरित पुनरावलोकन, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा। तो एप्पल संघर्ष कर रहा था, स्टीव जॉब्स वापस आए, लेकिन एप्पल पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग को विदेशों में आउटसोर्स करने की दिशा में बढ़ रहा था, है ना? मुझे लगता है ये आपके शब्द हैं, शायद मैं गलत याद कर रहा हूं। वे लॉजिस्टिक्स में प्रतिस्पर्धा कर संघर्ष कर रहे थे। एप्पल की नींव उस पे नहीं बल्कि इनोवेशन पे थी। मेरा मानना है इसी वजह से स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया। शायद मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन यही मेरी सोच है। हाँ, बिल्कुल नहीं, बात कुछ और है। तो वह आदमी जो स्टीव जॉब्स से ठीक पहले था, वह कंपनी में 500 दिन टिकता है और उसे एक बदलाव लाने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है। उसका नाम गिल एमिलियो है, और वह कंपनी को देखकर सोचता है समस्या कुछ हद तक अकार्य कुशलता है, और अगर हम संचालन को सुव्यवस्थित कर सकें और इस तरह पैसे बचा सकें तो आप जानते हैं मैं इस कंपनी को वापस पटरी पर ला दूंगा। यह कुछ हद तक ठीक है। निष्कर्ष है, लेकिन इसे उल्टा पूछा गया है। मूल रूप से वह सोच रहे हैं कि अगर हम पीसी उद्योग की तरह काम करें तो हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन आप पीसी बाजार की ताकतों से कह रहे थे कि सिर्फ 3% बाजार वाली छोटी एप्पल उनसे भिड़ेगी। एप्पल उत्पादों को अदल बदल
यह मानकीकृत हिस्सों के लिए डिजाइन नहीं किया गया, इसलिए आप उस स्तर पर मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्हें अलग दिखना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है और कुछ अलग करना पड़ता है। शुरुआत में ये संचालन की कहानी नहीं बल्कि मेरी फिल्म जैसी है ना? यह ज़्यादा आईट्यून्स के बारे में है, यह ज़्यादा कंप्यूटर की सुंदरता के बारे में है और एक नया शानदार ऑल इन वन सिस्टम जो इंटरनेट से बहुत तेज़ी से जुड़ता है और उसमें सिर्फ एक ही तार है बजाय इसके कि पीसी के लिए लोगों के पास तारों का झुंड हो। यह सादगी और स्टीव जॉब्स की पसंदीदा चीज़ों के बारे में था। लेकिन गिल एमिलियो वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि स्टीव जॉब्स को वापस क्यों लाया गया, क्योंकि गिल एमिलियो जिस दूसरी चीज़ से जूझ रहे थे वह यही थी, एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ था और इसलिए वह स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीद लेते हैं, जो एक तरह से अपनी ही किस्म की असफलता थी, लेकिन उसमें एक तरह का अत्याधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम था, है ना? ओएस। समस्या यह थी कि यह बाजार के अनुकूल नहीं था क्योंकि इसका कंप्यूटर बाजार में बहुत ही छोटा हिस्सा था। वास्तव में यह मायने नहीं रखता था कि वह कितना अच्छा था। यह बाकी कंप्यूटर बाजार के साथ अगर आप चाहें तो अदल बदल करने लायक नहीं था। आप किसी और के पास एक्स कंप्यूटर होने पर भरोसा नहीं कर सकते थे, तो यह कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकता था और कंपनी मूल रूप से असफल हो रही थी। स्टीव जॉब्स अब पिक्सर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और टॉय स्टोरी जैसी फिल्मों की लॉन्चिंग संभाल रहे थे, है ना? कुछ लोग यह कहानी भूल गए हैं, वे पिक्सर के सीईओ भी थे। लेकिन खैर, असल में इन दो संघर्ष कर रही कंपनियों के मेल से ही असली एप्पल बनता है ना? एक शानदार कंपनी। और स्टीव जॉब्स जब एप्पल में वापस आते हैं तब वे सीईओ नहीं होते, है ना? वो मूल रूप से सिर्फ एमिलियो के सलाहकार होते हैं। लेकिन आखिरकार वो डील के तहत मिली 1.5 करोड़ में से सिर्फ एक शेयर छोड़कर बाकी सारे शेयर बेच देते हैं। ये दिखाने के लिए कि मुझे नहीं लगता एमिलियो सही नेता है। भले ही उस वक्त उन्होंने इससे इनकार किया था, लेकिन बोर्ड को साफ पता चल गया था कि क्या हुआ है। गिल एमिलियो को हटाया जाता है और स्टीव जॉब्स को सीईओ बनने का ऑफर मिलता है। और इसमें जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि वो इससे पहले कभी सीईओ नहीं रहे थे। अधिकतर लोग मानते हैं कि उन्होंने कंपनी बनाई इसलिए वे 70 या 80 के दशक में सीईओ रहे होंगे, जबकि वे कभी सीईओ नहीं थे। जब उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी तब उनकी उम्र करीब 21 साल थी, तो शुरू में ही यह समझ लिया गया था कि उन्हें सीईओ नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं था। और जब आखिरकार 1985 में उन्हें उसी सीईओ ने बाहर कर दिया जिसे उन्होंने खुद नियुक्त किया था, जॉन स्कली, तो आप जानते हैं वो करीब 12 साल के लिए कंपनी से दूर हो गए। तो जब वह एप्पल में वापस आते हैं तब वह पहले से ही सीईओ रह चुके होते हैं। वह पिक्सार के सीईओ थे, वह नेक्स्ट के भी सीईओ रह चुके थे, लेकिन वह कभी भी एप्पल के सीईओ नहीं रहे थे। और जो पहली मुझे सुलझानी थी वो ये थी कि जब उन्हें ये भूमिका दी जाती है तो वो इसे क्यों नहीं स्वीकार करते। आखिरकार उन्होंने ही कंपनी की स्थापना की थी, है ना? और आज जब आप एप्पल की सफलता के बारे में सोचते हैं तो अगर आपके पास वो भूमिका लेने का मौका होता तो आप जरूर उसे स्वीकार करते। और इसका जवाब असल में उन कुछ लोगों ने बताया जो उस समय उनके साथ काम करते थे। लेकिन साथ ही मुझे कुछ ऐसे नोट्स भी मिले जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुए थे। जहां तक मुझे पता है मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जिसके पास ये नोट्स हैं। स्टीव जॉब्स अपनी टीम को बताते हैं कि उन्हें लगता है एप्पल असफल होने वाला है और वे इससे कैसे निकलेंगे समझ नहीं आ रहा। और जो चीज़ बदलती है वो ये है कि वो पहली बार जॉनी आइव से मिलने जाते हैं और दोनों की सोच मिलती है। विडंबना यह है कि जॉनी आइव उस मीटिंग में इस्तीफे की चिट्ठी जेब में लाते हैं। वे मानते हैं कि इस्तीफा देंगे और जॉब्स ने जॉनी आइव को निकालने के लिए ये मीटिंग रखी है। अगर आप उस समय के एप्पल प्रोडक्ट्स देखें तो लगता है इन्हें डिज़ाइन करने वाले को काम नहीं आता क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट्स बेकार हैं। ये स्टीव जॉब्स का नज़रिया है। फिर वो जॉनी आइव और उनकी टीम से मिलते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स ने उन सभी चीज़ों की प्रेजेंटेशन बनाई थी जिन पर वे काम कर रहे थे और जॉब्स समझते हैं कि उनसे पहले के एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स उनकी डिज़ाइन क्षमताओं को एक परेशानी की तरह देखते थे, न कि कंपनी को फिर से परिभाषित करने के रास्ते के रूप में। और आईमैक का विचार असल में इसी मीटिंग और बाद की मीटिंग्स में जन्म लेता है और यही बात जॉब्स को यकीन दिलाती है कि यही वो कंपनी है जिसे बचाया जा सकता है। अगर हम सही तरीके से कदम उठाएं तो एप्पल को बचाया जा सकता है। और थिंक डिफरेंट कैंपेन शुरू होता है। मीटिंग के कुछ दिनों या हफ्तों में आइडिया बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद स्टीव जॉब्स अंतरिम सीईओ बनते हैं। फिर वे आईमैक पर काम शुरू करते हैं जो अगले साल आकर अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाला कंप्यूटर बन जाता है। आईमैक का आइडिया आने से पहले स्टीव जॉब्स को कंपनी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जॉनी ईव से मीटिंग से सब बदल गया। बहुत बढ़िया कहानी। मैंने असल में काफी रिसर्च की थी, मुझे नहीं लगा था कि आप वो कहानी साझा करेंगे, तो ये दर्शकों के लिए बहुत ही शानदार पृष्ठभूमि है।
मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्हें वे इसकी जरूरत थी, लेकिन ठीक है। तो निश्चित रूप से स्टीव जॉब्स आते हैं, वो इनोवेटिव लीडर की तरह हैं और लोग आज भी उन्हें वैसे ही देखते हैं, है ना, उसी तरह। लेकिन एप्पल का दूसरा पहलू ये है कि वे लॉजिस्टिक्स में भी बड़ी ताकत हैं। इसका अधिकांश हिस्सा टिम कुक हैं, या कहें पूरा ही टिम कुक है। मुझे नहीं पता आप इसे कैसे कहेंगे। और सबसे पहले टिम कुक क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक कंपनी संभाली थी। उन्होंने अभी अभी किसी और कंपनी में वीपी की नौकरी ली थी। तो वो क्यों आए और उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई? हाँ, सिर्फ कोई और कंपनी नहीं बल्कि कॉम्पैक में। अब कॉम्पैक अब असल में मौजूद नहीं है, तो ऐसा है कि किसे फर्क पड़ता है कॉम्पैक से। लेकिन उस समय वे क्लोन्स के राजा थे। उन्होंने सबसे ज्यादा से ज्यादा पीसी बनाए, या कम से कम पीसी से सबसे ज्यादा कमाई की, जितनी किसी और ने दुनिया में नहीं की थी। वे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स पीसी को क्लोन करने वाली पहली कंपनियों में से एक थे, और 1998 तक वे लीडर बन चुके थे। टिम कुक वहां हाल ही में गए थे, लेकिन अगर आप सोचें कि वे क्या कर सकते हैं, सही है, वे ऑपरेशनल जादूगर हैं। तो आप उस कंपनी की कितनी मदद कर सकते हैं जो पहले से ही पीसी में लीडर है? तब शायद आप बस किनारों पर थोड़ी मदद कर रहे होंगे। उन्हें एप्पल में भूमिका की पेशकश हुई तो ज़्यादा सवाल या पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब एप्पल एक साधारण कंपनी थी। सोचिए, अगर आपके पास संचालन में जादू जैसा कौशल है तो आप कितना योगदान दे सकते हैं। और आपको जो कंपनी दी जा रही है वो पूरी तरह से गिरावट में है। ऐसे में आप वाकई में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो आप जानते हैं टिम कुक कैसे हैं? जैसे थोड़े ठंडे, या कम से कम शांत, संतुलित और स्थिर स्वभाव के इंसान। दिलचस्प ये है कि वो रहस्यमय तरीके से स्टीव जॉब्स से बहुत आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं, और इसलिए वो उनका चार्ली रोज के साथ इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा, मेरे दिमाग का तर्कसंगत हिस्सा कह रहा था, ये बुरा फैसला है। जैसे आप ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सके, जो बस कह रही थी, पश्चिम जाओ नौजवान, पश्चिम जाओ। तो अगर आप कहें तो टिम कुक और स्टीव जॉब्स के बीच विचारों की मुलाकात कंपनी के लिए बिल्कुल बुनियादी है, क्योंकि टिम कुक जैसी संचालन क्षमता वाले व्यक्ति के बिना, और हम बाद में इस पर आएंगे, लेकिन टेरी गो और फॉक्सकॉन के बिना, आप जानते हैं, एप्पल को बस एक ऐसी कंपनी के रूप में जाना जाता जो बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाती थी जिन्हें कोई खरीदता नहीं था। अगर आप न्यूयॉर्क के मोमा जाना चाहें तो चल सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कैसे थे। आप जानते हैं, जब तक आपके पास संचालन की जादूगरी नहीं है, वे न तो किफ़ायती होंगे और न ही आम बाजार में उपलब्ध होंगे, और इसीलिए आप संचालन की अहमियत को कम करके नहीं देख सकते। एप्पल की संस्कृति, और मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह है, मुझे नहीं लगता कि इस बिंदु पर कोई भी मेरी बात पर संदेह करेगा। 2011 में सभी संदेह कर रहे थे। जब टिम कुक सीईओ बने, मैं बस लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वे इस पर विचार करें। जब स्टीव जॉब्स का निधन होता है तो जो एकमात्र व्यक्ति कंपनी संभालता है वह टिम कुक है। सोचिए, इसका क्या मतलब है? लोगों ने सालों कहा कि टिम कुक प्रोडक्ट इंसान नहीं है और इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन बात यह है कि उन्हें स्टीव जॉब्स ने नियुक्त किया था, जो सबसे बड़े प्रोडक्ट वाले इंसान थे। तो ये हमेशा से एक आलसी आलोचना रही है, क्योंकि अगर स्टीव जॉब्स को टिम कुक पर भरोसा था तो इसका मतलब यह है कि स्टीव जॉब्स पहले ही मान चुके थे कि एप्पल ने दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। अब जो हमें करना था वो ये था कि उन प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाना, उनमें सुधार करना, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाना और बेचना, और वो भी ऊंचे मुनाफे के साथ और विश्व स्तर पर। इसी कारण टिम कुक सीईओ बने। आगे कहूं तो अब ये अहम है कि टिम कुक प्रोडक्ट वाले नहीं हैं। स्टीव जॉब्स की मौत के बाद ये पहली बार है। अब परप्लेक्सिटी, एंथ्रोपिक, ओपन एआई, यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट से भी जबरदस्त इनोवेशन आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अब एप्पल से भी ज्यादा कूल प्रेजेंटेशन कर रहा है। मेरा मतलब है 15 साल पुराने IMA PC, IMA Mac विज्ञापनों को याद करें और सोचें कि अब हालात बदल गए हैं। मुझे लगता है एप्पल का भविष्य उसकी क्षमताओं, प्रोडक्ट विजन, डिजाइन और AI पर निर्भर करता है, न कि लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस पर, जिन्हें वे पहले ही साध चुके हैं। टिम कुक के पास ऐसा कौशल है जो एप्पल के नए दौर में ज्यादा उपयोगी है। एप्पल बोर्ड को जल्द समझना चाहिए कि हम नए दौर में हैं और इसे स्वीकार करना चाहिए। आप जानते हैं, टिम कुक को $1 अरब और एक शानदार गोल्डन पैकेज दे दीजिए, लेकिन वह अगले दौर में एप्पल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बिल्कुल। अब हम दुनिया में हो रहे भू राजनीतिक बदलावों पर चर्चा करेंगे, जैसे चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना।
चूंकि आपको एप्पल के बारे में जानकारी है, मेरा सवाल है, एप्पल को $3 ट्रिलियन की कंपनी बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा? स्टीव जॉब्स या टिम कुक? आपकी राय में? बिल्कुल। मुझे ये सवाल पसंद नहीं क्योंकि जवाब देना मुश्किल है। ये सही सवाल है, पर मैं इसे अलग तरीके से रखना चाहूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि टिम कुक निश्चित रूप से बेहतर सीईओ हैं क्योंकि उन्होंने $350 अरब की कंपनी को लिया और उसे 10 गुना बढ़ा दिया। तो आप जानते हैं, अगर पहले $350 अरब स्टीव जॉब्स का नतीजा है तो अगले $27 ट्रिलियन टिम कुक का नतीजा है। मुझे लगता है स्टीव जॉब्स के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने $3 अरब की कंपनी को $300 अरब से ज्यादा की बना दिया। तो उन्होंने एप्पल की वैल्यूएशन को 100 गुना बढ़ा दिया और इसके मुकाबले टिम कुक ने सिर्फ 10 गुना बढ़ाया। सही है? मेरा मतलब है, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये तुलना थोड़ी अनुचित है, लेकिन असल में एप्पल का जादू दोनों ही चीजों में है ना? तो किताब की सबसे अहम बातों में से एक, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरी पत्नी ने लिखी थी, मैंने नहीं, वो है जॉनी आयव और स्टीव जॉब्स के बीच विचारों की मुलाकात। एप्पल उत्पादों को खास बनाया, पर टेरी गुओ और टिम कुक ने इन्हें दुनिया भर में पहुंचाया। इनके बिना एप्पल नहीं मिलता। टीमों के बिना, ये समझ में आता है। अब हम 2000 तक पहुंचते हैं। आपने भी कहा है, हम एप्पल को चीन जाने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। हमारे नेता लगभग हर कंपनी को चीन में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। चीन अभी अभी WTO में शामिल हुआ था। और क्या यही वह समय था जब क्या उन्होंने पहले ही फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी कर ली थी? लेकिन ठीक है, सवाल यह है कि क्या फॉक्सकॉन ही चीन गया था और एप्पल ने कहा हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आपके साथ चलेंगे? या एप्पल ने फॉक्सकॉन को चीन भेजा था? हाँ, अच्छा सवाल है। फॉक्सकॉन की शुरुआत 1974 में ताइवान के एक शेड में हुई थी। इन ताइवानी कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन का चीन में दुकान खोलने का दिलचस्प इतिहास 1987 से शुरू होता है, जब यह कानूनी हुआ। तो क्वांटा और वेंटेक, फॉक्सकॉन, ये सभी ताइवानी कंपनियां हैं जो मूल रूप से अपने ही देश को देखती हैं। ताइवान की आबादी करीब 2 करोड़ है। वहां बढ़ती मजदूरी, पूंजी की सीमाएं और कई समस्याएं हैं। मूल रूप से उनके लिए द्वीप बहुत छोटा है कि वे पीसी उद्योग से मिल रही विश्व स्तरीय मांग को पूरा कर सकें, और इसलिए अपनी मर्जी से वे चीन में अपना कारोबार शुरू करते हैं, जहां वे भाषा भी जानते हैं और वहां की विशाल श्रमिक शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। हमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हमेशा लागत के पीछे भागते हैं। इसीलिए आप एक विकासशील देश से दूसरे की ओर जाते हैं। सोचिए नाइकी जैसे ब्रांड के बारे में। अगर आपके पास 1994 से अब तक के जॉर्डन्स जूते हों तो आप देखेंगे उनके टैग कई बार बदले हैं। सही है ना? कभी वो मलेशिया होता है, कभी बांग्लादेश, कभी वियतनाम, तो कभी ताइवान। वो सच में दुनिया भर में सस्ती मजदूरी के पीछे भाग रहे हैं। एयर जॉर्डन्स के जरिए भी ये वैश्वीकरण की कहानी है। ईमानदारी से कहूं, ये किताब के लिए बुरा आइडिया नहीं है। अभी ये आइडिया आया है, लगता है किसी को लिखना चाहिए। शायद मैं ही लिखूं। लेकिन एप्पल लागत के पीछे नहीं भागता, वो गुणवत्ता के पीछे भागता है। गुणवत्ता। इंजीनियरिंग ऐसी चीज नहीं है जो कोई बस बड़े होते होते सीख ले, आपको इसे सिखाया जाना चाहिए। और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दिलचस्प इतिहास है जहां अमेरिका के पास विनिर्माण की 50% से अधिक क्षमता थी, और उन्होंने मूल रूप से इस ज्ञान को दुनिया भर में बांटने के लिए एक सिस्टम विकसित किया ताकि एक तरह से एक नया विश्व व्यवस्था बनाई जा सके, है ना? जो आपसी व्यापार, वाणिज्य आदि पर आधारित थी। तो सोचिए, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? स्पष्ट रूप से मैं सिर्फ एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अमेरिका और जापान। युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने इंजीनियर जापान भेजे ताकि वे रडार उद्योग शुरू करना सिखा सकें, और वही चीज आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बदल जाती है, और जापान 70 के दशक तक, उदाहरण के लिए, मेमोरी चिप्स बनाने में एक अग्रणी बन जाता है। जापानियों को अपनी पूंजी और श्रम की सीमाओं का सामना करना पड़ा। वे अपने पूर्व उपनिवेशों दक्षिण कोरिया और ताइवान को निर्माण सिखाना शुरू करते हैं। इसी तरह गुणवत्ता अमेरिका से जापान और अन्य एशियाई देशों तक पहुंचती है, और ताइवान एक तरह से मूल रूप से इस मॉडल की नकल करता है और इसे चीन ले जाता है। अगर हम आगे बढ़ें तो चीज़ों के प्रवाह के लिए भारत स्वाभाविक जगह है, लेकिन चीन इसमें रुकावट डाल रहा है ना? यह उन चीनी लोगों के वीजा रोक रहा है जो भारत जा सकते थे, और यह मशीनरी के निर्यात को भी रोक रहा है।
तो एक तरह से जैसे कहावत है, इन चीजों को सिखाने और एक देश से दूसरे देश में जाने का एक प्राकृतिक क्रम होता है। लेकिन समस्या यह है कि चीन ने इस बदलाव को पहले भी देखा है। उसने इस प्रक्रिया में भाग लेकर फायदा उठाया है और वह इसे खोना नहीं चाहता। शी जिनपिंग ने तो सीधे तौर पर कहा है, क्या कहा था? चीन कभी भी औद्योगिकरण नहीं छोड़ेगा। सही है, वह इसकी अहमियत समझता है और उसमें एक तरह की नीचे जैसी शक्ति की इच्छा है। खैर, मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूं, लेकिन असल बात यह है कि क्या पीसी वैल्यू चेन के सप्लायर्स चीन जा रहे हैं? यह ऐसा नहीं है कि एप्पल ने कोई अलग फैसला लिया हो। अरे क्यों ना हम चीन चले? क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है? हर कोई चीन जा रहा है क्योंकि एप्पल अब खुद प्रोडक्ट्स नहीं बनाता और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर है। वे सप्लायर्स पर निर्भर हैं। खुद सप्लायर्स ही वहां जा रहे हैं क्योंकि वहां लागत कम है। लेकिन फिर भी क्योंकि चीन के पास एप्पल की मांगों का जवाब देने की क्षमता नहीं है, एप्पल ने चीन सहित कोरिया, ताइवान, मेक्सिको, चेक गणराज्य समेत कई देशों में लोगों को भेजना शुरू किया। किताब में 7 साल की कहानी है। वे लोगों को यह सिखाना शुरू करते हैं कि एप्पल के मानकों को कैसे पूरा किया जाए, और खास तौर पर जब आप बड़े स्तर पर काम कर रहे हों तब भी उन मानकों को कैसे पूरा किया जाए। तो स्टीव जॉब्स को यह बात बहुत मशहूर है कि वे कंप्यूटर के पीछे का हिस्सा कैसा दिखता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर के अंदर की तारों का रंग कैसा है, इसकी भी परवाह करते हैं। यह केवल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक सोच भी है, और आपको उन विचारों, उस दृष्टि को चीन में बनने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियों में उतारना होता है। एप्पल का देश में राष्ट्र निर्माण जैसा असर हुआ है। बिल्कुल। अगर हम भू राजनीति देखें तो ये गलत नहीं था कि नेता मानते थे चीन विश्व व्यापार संगठन में आकर समृद्ध राष्ट्र बनेगा, तो उन्हें बुनियादी तौर पे खुलना पड़ेगा, लोकतंत्र, पूंजीवाद जैसी चीजों को अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है आप भी मानते हैं कि विचार बुरा नहीं था, बस हम इसमें बहुत खुले थे। जैसे हम आकर पार्टी गिरा देंगे, जैसे हर कोई बस नेशनल टीवी पर आकर इसके बारे में बात कर रहा था। आज भी यही हो रहा है ना? हॉवर्ड लटनिक, कॉमर्स सेक्रेटरी, चीन को ऐसे ही बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अमेरिका में बने NVIDIA चिप्स की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहें, क्योंकि अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे तो आप अपने खुद के सेमीकंडक्टर निर्माता विकसित नहीं कर पाएंगे। इस बातचीत का दूसरा हिस्सा हमारे बिल्कुल नए पॉडकास्ट चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस चैनल पर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट प्रकाशित करने वाले हैं।